एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स का यूज किया जा रहा है। अगर हम एंटी मलेरियल्स की बात करें तो वहां पर इमिडाजोल रिंग भी देखने के लिए मिल रही है इन तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पर ये जो इमिडाजोल रिंग है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपका बी फार्मा 6 सेमेस्टर के लिए स्टडी कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, जो आपका बीपी 601T सब्जेक्ट कोड है, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम आपका यूनिट 4 को स्टडी कर रहे थे। इससे पहले अगर आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड की यूनिट 1, 2 एंड 3 की वीडियोस नहीं वॉच की हैं तो आप फार्मेसी इंडिया प्लस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट्स के अंदर मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड प्लेलिस्ट के अंदर जाकर अपने उन सारे छोटे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं और इस सब्जेक्ट को काफी इजी तरीके से आप तैयार कर सकते हैं अपना सिलेबस वाइज। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपका यूनिट 4 के ही नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, जो आपका रहने वाला है एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम कंप्लीट इस टॉपिक के बारे में आपका एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स और इन क्लास के अंदर जो आपकी ड्रग्स आती हैं उन सबकी मेडिसिनल केमिस्ट्री को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक प्लीज जुड़े रहिएगा, ताकि आपका जो ये टॉपिक है ये आपके सेमेस्टर के लिए पूरा अच्छे से रेडी हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपका एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स के बारे में जानते हैं कि हमारा भाई एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स जो आ रहे हैं वो मेनली प्रोटोजोआ वर्ड्स से आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ वर्ड से यहाँ पर क्या हो रहा है, आ रहा है हमारा कौन सा वर्ड, एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स। तो प्रोटोजोआ क्या है, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं डिजीज को ट्रीट करने के लिए, इन्हीं प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज को ट्रीट करने के लिए एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स का यूज किया जा रहा है। अगर हम एंटी मलेरियल्स की बात करें तो वहां पर मलेरिया जो हो रहा था वो भी क्या हो रहा था, एक प्रोटोजोआ की वजह से ही हो रहा था। मेनली उसका नाम क्या था, दैट इज प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम भी क्या था, एक प्रोटोजोआ ही था जो क्या कर रहा था, मलेरिया कॉज कर रहा था। प्लाज्मोडियम के अलावा भी और प्रोटोजोआ होते हैं जो मलेरिया से डिफरेंट डिसऑर्डर्स और डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो इन्हीं प्रोटोजोआ को किल करने के लिए, इनसे होने वाले इन्फेक्शन और डिजीज को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर हमारा एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स स्टडी किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। इसी वजह से हम आपको इस करिकुलम के अंदर स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स क्या है, ये वो ड्रग्स हैं जो क्या की जा रही हैं, यूज करी जा रही हैं टू ट्रीट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर उन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स यूज करे जा रहे हैं, जो किसकी वजह से हो रहे हैं, प्रोटोजोआ की वजह से हो रहे हैं, जो हमारा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ डिजीज कॉज कर सकते हैं, किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। ये एजेंट्स क्या करते हैं, ये एजेंट्स टारगेट करते हैं लाइफ साइकिल और मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ की या तो लाइफ साइकिल पर अटैक करते हैं या फिर प्रोटोजोआ की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उस पर अटैक कर कर कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस को रोककर भी हम क्या कर रहे हैं, प्रोटोजोआ को किल कर सकते हैं, हेल्पिंग टू किल और इनहिबिट देयर ग्रोथ। तो इस अप्रोच के साथ या तो उसकी लाइफ साइकिल पर हम लोग क्या करें, अटैक करें, या फिर प्रोटोजोआ की जो वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उन पर काम कर कर, उन प्रोसेस को रोककर हम क्या कर सकते हैं, प्रोटोजोआ को या तो किल कर सकते हैं या फिर उसकी ग्रोथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। तो प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस के अंदर क्या है, हमारा डिजीज आ जाती है, जैसे कि मैंने बताया प्लाज्मोडियम से होने वाला मलेरिया। इसके अलावा हमारा अमीबायसिस जो कि एंटमीबा की वजह से होता है। इसके अलावा जियार्डियासिस और हमारा लीशमैनियासिस जैसी बीमारियां किसके अंदर आती हैं, प्रोटोजोअल डिसऑर्डर्स के अंदर ही आती हैं। दैट मींस ये वो इन्फेक्शंस हैं जो किसकी वजह से हो रहे हैं, प्रोटोजोआ की वजह से हो रहे हैं। और इन्हीं को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ताकि इन प्रोटोजोआ को किल या फिर इनकी ग्रोथ को क्या किया जा सके, इनको किल या फिर इनकी ग्रोथ को हम लोग इनहिबिट कर सके। तो यहाँ पर इस वजह से हमारा एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स यूज किए जा रहे हैं। कॉमन प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो हमारा सबसे पहले मलेरिया जो होता है वो हमारा प्लाज्मोडियम स्पीशीज से क्या होता है, कॉज होता है। यहाँ पर हमारा प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम भी इसका एग्जाम्पल है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। इसके अलावा हमारा प्लाज्मोडियम ओवेल या फिर हमारा प्लाज्मोडियम मलेरी या फिर हमारा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो ये 4 स्पेशीज जो है प्लाज्मोडियम की, ये क्या कर सकती हैं, मलेरिया कॉज कर सकती हैं। तो यहाँ पर मॉस्किटोज क्या करते हैं, मॉस्किटो मलेरिया को
स्प्रेड करते हैं। तो एंटी मलेरियल्स के अंदर यहाँ पर जब हमने डिस्कस किया था तो पूरी लाइफ साइकिल और सारी चीजों को, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को वहां पर हमने डिस्कस किया था। मलेरिया के बाद अमीबायसिस भी क्या है, एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से क्या होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से कॉज्ड होता है, जो मेनली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस कॉज करता है। तो पेट के अंदर इन्फेक्शंस को कॉज करता है हमारा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जनरली डिसेंट्री भी ये कॉज कर सकता है। इसके बाद हमारा जियार्डियासिस, तो जियार्डियासिस भी हमारा क्या है, जियार्डियासिस इज ऑल्सो अ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, जो किसकी वजह से हो रहा है, जियार्डिया लैम्बलिया। तो जियार्डिया लैम्बलिया जो प्रोटोजोआ है उसकी वजह से हो रहा है, और ये भी हमारा जियार्डियासिस क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ही अफेक्ट करता है। तो एंटमीबा की तरह यहाँ पर ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम को ही हमारा अफेक्ट करेगा। इसके अलावा ट्राइकोमोनियासिस, तो ट्राइकोमोनियासिस हमारा मेनली ट्राइकोमोनास विजाइनालिस की वजह से होता है, और मेनली ये क्या करता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। जनरली फीमेल्स के अंदर यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट यानी कि यूरेथ्रा और विजाइनल ट्रैक्ट के पास क्या कर सकता है, ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसके अलावा स्लीपिंग सिकनेस भी हमारा क्या है, स्लीपिंग सिकनेस भी इसी का एग्जाम्पल है, जो किसकी वजह से होता है, ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी या फिर ट्राइपेनोसोमा पैलिडियम की वजह से ये कॉज होता है, जो किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है, टेस्ट फ्लाई। तो टीसेट फ्लाई की वजह से क्या है, ये हमारा ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी जो है इधर उधर स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस कॉज हो सकती है। तो मलेरिया, अमीबायसिस, जियार्डियासिस, इसके अलावा हमारा ट्राइकोमोनियासिस या फिर स्लीपिंग सिकनेस हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हमारा आपकी जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस हैं उनका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इन्हीं के ट्रीटमेंट में, इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए हम लोग आपका क्या यूज कर रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स। तो एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स हमारा इन्हीं प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस के अंदर क्या किए जा रहे हैं, इन्हीं प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इस क्लासिफिकेशन को हमने आपका इस तरीके से डिजाइन किया है कि यहाँ पर आपकी जो सिलेबस के अंदर जो ड्रग्स गिवन है, आपका सिलेबस जब आप देखोगे तो सिलेबस के अंदर टॉपिक लिखा होता है, टॉपिक के आगे उसकी ड्रग्स मेंशन्ड होती हैं। तो टॉपिक और उसकी ड्रग्स को आपको याद रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो भी ड्रग्स आपके सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स की कैटेगरी के अंदर, तो इसको क्लासिफिकेशन को भी हमने क्या किया गया है, उन्हीं ड्रग्स को यहाँ पर क्लासिफाई किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारा मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल और हमारा ऑर्निडाजोल ड्रग्स आ जाएंगी। तो नाइट्रोइमिडाजोल, तो यहाँ पर नाम में ही इनका एजोल आ रहा है, तो एक प्रकार के ये एजोल डेरिवेटिव्स ही हैं जो हमने एंटी फंगल एजोल्स के अंदर भी पढ़े थे। तो इनका नाम उनसे मैच हो रहा है, बट ये फंगस को नहीं, ये जनरली किसको किल कर रहे हैं, ये प्रोटोजोआ को किल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल और ऑर्निडाजोल हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव्स का। इसके अलावा हमारा अमीन्स और इमिडाजोल्स आते हैं, जैसे कि हमारा डाइलॉक्सानाइड और हमारा आयोडोक्विनोल। तो डाइलॉक्सानाइड और आयोडोक्विनोल हमारा अमीन्स या फिर इनको हम लोग इमिडाजोल्स बोल सकते हैं, ये भी हमारा एंटी प्रोटोजोअल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वो ड्रग जो स्पेसिफिकली सिर्फ मलेरिया यानी कि प्लाज्मोडियम स्पीशीज को अफेक्ट करते हैं, उसके अंदर हमारे एंटी मलेरियल एजेंट आ गए, जैसे कि हमारा अटोवाक्वोन। तो हमारा आपकी एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स के अंदर सिलेबस में एटोवाक्वोन मेंशन्ड है, तो उसको हमने यहां पर रख दिया एंटी मलेरियल एजेंट की क्लास के अंदर। इसके बाद हमारे आते हैं ट्राइपेनोसाइडल ड्रग्स, जो किसको करेंगे, ट्राइपेनोसोमा को क्या करेंगे, किल करेंगे, जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता था। अभी हमने एग्जांपल देखा था इन्फेक्शन का। तो यहाँ पर जो ड्रग यूज करी जाती है वो है हमारी एफ्लोरनिथिन। तो एफ्लोरनिथिन क्या है, एक प्रकार का अमीनो एसिड ही है जो क्या कर रहा है, ट्राइपेनोसाइडल ड्रग का काम कर रहा है। इसके बाद हमारी आती है एंटी लीशमैनियल ड्रग, जो लीशमैनिया इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे, जैसे कि हमारा पेंटामिडीन आइसीथायोनेट। तो पेंटामिडीन आइसीथायोनेट हमारी क्या है, दिस इज द एंटी प्रोटोजोअल ड्रग, जो किसके लिए काम कर रही है, लीशमैनिया इन्फेक्शन के लिए काम कर रही है। तो ये हमारा एंटी लीशमैनियल ड्रग के अंदर आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, आपके एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव्स आ गए, जस्ट लाइक मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल और हमारा ऑर्निडाजोल। इसके बाद हमारे अमीन्स या फिर इमिडाजोल्स आ गए, जस्ट लाइक डाइलॉक्सानाइड और हमारा आयोडोक्विनोल। तीसरे हमारे आते हैं एंटी मलेरियल एजेंट्स, जो आपके सिलेबस के अंदर एक ही ड्रग मेंशन है, दैट इज एटोवाक्वोन।
क्वन। इसके बाद हमारे आते हैं ट्राइपेनोसाइडल ड्रग्स, जिसके अंदर एक ही ड्रग आएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज एफ्लोरनिथिन। इसके बाद हमारा आता है एंटी लीशमैनियल ड्रग, जिसके अंदर आपका आ रहा है पेंटामिडीन आइसीथायोनेट। तो ये हमारी क्या है, दीज आर द एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स। आगे की वीडियो के अंदर हम इन्हीं ड्रग्स के बारे में क्या करने वाले हैं, इन्हीं ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं और इन्हीं ड्रग्स को क्या करने वाले हैं, आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपका जो नाइट्रोइमिडाजोल्स हैं उनको क्या करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेट्रोनिडाजोल, टेनिडाजोल और हमारा ऑर्निडाजोल की, बिकॉज ये क्या है, हमारे तीनों ही नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव्स हैं। इनकी मेडिसिनल केमिस्ट्री, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम रहने वाला है, इस वजह से इनको हम कंबाइनली स्टडी कर रहे हैं। तो यहां पर ये तीन ड्रग्स क्या कर रहे हैं, सिमिलर नाइट्रोइमिडाजोल स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। व्हाट इज नाइट्रोइमिडाजोल, यानी कि वो इमिडाजोल रिंग जिसके अंदर क्या है, हमको NO2 दैट इज नाइट्रो ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है। तो मेट्रोनिडाजोल के अंदर भी आपको नाइट्रोइमिडाजोल रिंग देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा टिनिडाजोल के अंदर भी इमिडाजोल रिंग पर एक नाइट्रो ग्रुप हमको अटैच देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा हमारा ऑर्निडाजोल के स्ट्रक्चर के अंदर भी यहां पर हमको एक इमिडाजोल रिंग है और साथ ही साथ एक NO2 दैट इज नाइट्रो ग्रुप मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो तीनों ड्रग क्या कर रही हैं, शेयर अ कॉमन नाइट्रोइमिडाजोल स्ट्रक्चर। तो यहां पर इनके जो नाइट्रोइमिडाजोल रिंग है ये क्या है, बहुत एसेंशियल है इनकी एक्टिविटी के लिए। तो यहां पर इनका जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है वो इन्हीं फॉलोइंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बेसिस पर डिस्कस किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा नाइट्रो ग्रुप की बात करूं तो तीनों ड्रग के अंदर हमारा नाइट्रो ग्रुप दैट इज NO2 ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है। ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्या है, अटैच है हमारा इमिडाजोल रिंग के साथ, जिसके अंदर हमारा 2 नाइट्रोजन मौजूद है। ये क्या है, ये क्रूशियल है किसके लिए, रिडक्शन प्रोसेस के लिए इनसाइड द पैरासाइट, यानी कि प्रोटोजोआ के अंदर जाने के बाद क्या होता है, ये ड्रग जैसे ही प्रोटोजोआ के सेल के अंदर जाती है तो वहां पर क्या होता है, इस नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन मतलब क्या, इस नाइट्रो ग्रुप से ऑक्सीजन रिमूव होकर इससे हमारा हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, दैट इज इसका NH2 बन जाएगा आफ्टर रिडक्शन। तो यहां पर क्या होगा, जो फ्री नाइट्रो ग्रुप है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है प्रोटोजोअल एंजाइम्स के द्वारा अंडर एनारोबिक कंडीशन। तो बिना ऑक्सीजन के एनारोबिक कंडीशंस के अंदर ये नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, रिडक्शन कर जाता है और NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे कुछ फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं जो क्या करेंगे, जो प्रोटोजोआ के DNA को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटोजोआ की सेल डेथ हो जाती है। तो यहां पर ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये क्या है, काफी एसेंशियल है हमारा इसकी एक्टिविटी के लिए। इसके अलावा यहां पर हमको इमिडाजोल रिंग भी देखने के लिए मिल रही है इन तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो यहां पर ये जो इमिडाजोल रिंग है ये काफी नेसेसरी है इनकी बाइंडिंग के लिए ड्रग की टू द प्रोटोजोअल सेल कंपोनेंट्स। तो प्रोटोजोआ के सेल कंपोनेंट्स के साथ बाइंडिंग करने के लिए हमारा जरूरी होती है ये इमिडाजोल रिंग जो इस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। और क्या करती है, फैसिलिटेट करती है किसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को फैसिलिटेट करती है ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। जब इस NO2 ग्रुप का रिडक्शन होता है, मतलब कि यहां पर ये NO2 से हमारा रिड्यूस होकर NH2 बनता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में भी क्या करता है, हेल्प करती है इमिडाजोल रिंग, बिकॉज यहां पर हमको कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा हमारा एल्काइल या फिनाइल ग्रुप जो इन स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद है, यहां पर हमको ये जो एल्काइल और ये जो फिनाइल ग्रुप्स हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप जो इमिडाजोल रिंग के साथ अटैच्ड है, ये क्या है, अफेक्ट कर रहे हैं ड्रग की लिपोफिलिसिटी को, ड्रग को ज्यादा लिपोफिलिक बना रहे हैं, जो क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है इट्स एबिलिटी टू पेनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन। जितना ज्यादा ड्रग लिपोफिलिक होगी उतना ही ज्यादा आसानी से वो क्या कर सकती है, सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सकती है, सेल मेम्ब्रेन्स को पास आउट कर सकती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ड्रग अच्छे से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही हैं। तो ये एल्काइल या फिनाइल ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, इस ड्रग्स की लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज कर कर इनकी सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर परमेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, ताकि ये अच्छे से प्रोटोजोआ की सेल के अंदर एंटर कर जाए और उसको किल कर दे। फॉर एग्जाम्पल टिनिडाजोल की बात करूं तो टिनिडाजोल का क्या है, एक लॉन्गर हाफ लाइफ देखने के लिए मिलती है, बिकॉज यहां पर क्या है, हमको ज्यादा बड़े एल्काइल ग्रुप देखने के लिए मिल रहे हैं
मेट्रोनिडाजोल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या है, इसकी ये बॉडी में ज्यादा लंबे समय तक रहेगा और प्रोटोजोआ को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसकी हाफ लाइफ जो है वो ज्यादा अच्छी है और अच्छे फार्माकोकाइनेटिक्स है, दैट इज इसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन रेट जो है वो अच्छा है, ऑप्टिमम है। अगर मैं इसको क्या करूं, मेट्रोनिडाजोल से क्या करूं, कंपेयर करूं, बिकॉज मेट्रोनिडाजोल के अंदर हमको क्या है, तो छोटे अल्काइल ग्रुप्स देखने के लिए मिल रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक पोलर OH ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है जो लिपोफिलिसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। नाउ इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि इन इमिडाजोल नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ये जो ड्रग है वो प्रोटोजोआ की सेल के अंदर एंटर करेंगी। बिकॉज ये ड्रग्स हमारी लिपोफिलिक है तो क्या होगा, इजीली क्या कर सकती है, प्रोटोजोअल की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगी। यहाँ पर क्या होगा, ये लार्जली अनचेंज रहेंगी अंटिल रीचिंग इन एरोबिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जब तक ये एनारोबिक एनवायरनमेंट यानी कि ऐसे एनवायरनमेंट में ना पहुंच जाए जहां पर ऑक्सीजन ना हो, तब तक इनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, इनके नाइट्रो ग्रुप का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही एनारोबिक कंडीशन आएगी, दैट इज ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाएगी, तो क्या होगा, प्रोटोजोआ की सेल के अंदर इन ड्रग के अंदर जो NO2 ग्रुप मौजूद था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या फिर फेरेडॉक्सिन। तो फेरेडॉक्सिन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कहां पर मौजूद है, प्रोटोजोआ की सेल के अंदर मौजूद है, वहां पर इन ड्रग का नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्टिव नाइट्रोसो और फ्री रेडिकल्स बनने लग जाएंगे जो क्या करेंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज का काम करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स हैं, ये ऑक्सीडेटिव डैमेज करने वाले हैं, लेकिन ये डैमेज किसको करेंगे, प्रोटोजोआ को डैमेज करेंगे, ह्यूमंस को नहीं। तो यहां पर DNA डैमेज और डिसरप्शन देखने के लिए मिलने वाला है, किसका, प्रोटोजोआ का, ह्यूमंस का नहीं। तो यहां पर ये जो रेडिकल्स हैं क्या करेंगे, DNA को डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटोजोआ के DNA की जो स्ट्रैंड्स हैं वो क्या होंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे, साथ ही साथ उसका हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, वो लॉस्ट हो जाएगा और क्या होगा, वहां पर न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस भी हमारा क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरे के पूरे प्रोटोजोआ के सेल का रेप्लिकेशन रुक जाएगा और रिपेयर प्रोसेस रुक जाएंगी। और अल्टीमेटली क्या होगा, DNA डैमेज की वजह से और सेलुलर कंपोनेंट्स आपस में ठीक से नहीं बैठ पाएंगे, उनका डिसरप्शन हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रोटोजोआ का सारा फंक्शन लॉस हो जाएगा और अल्टीमेटली प्रोटोजोआ की सेल डेथ हमको देखने के लिए मिलती है। तो प्रोटोजोआ क्या होगा, इस डैमेज को रिपेयर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली फाइनली क्या होगा, जो पैरासाइट है, जो प्रोटोजोआ है, उसकी डेथ हमको देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, इस तरह से हमारे जो नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव्स है, तो मेट्रोनिडाजोल, टेनिडाजोल या ऑर्निडाजोल, तीनों इसी मैकेनिज्म पर वर्क करते हैं। तो एग्जाम में किसी का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन तीनों में से पूछा जाए तो तीनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा क्या रहने वाला है, हमारा तीनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर रहने वाला है। इसके बाद हमारा आपके सिलेबस के अंदर मेट्रोनिडाजोल की जो सिंथेसिस है वो भी गिवन है। तो मेट्रोनिडाजोल की सिंथेसिस के लिए यहां पर क्या होता है, शुरुआत में हम लोग आपका ग्लायोक्सल, साथ ही साथ अमोनिया और एसिटल्डिहाइड, तीनों का क्या करते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन कर क्या करते हैं, इमिडाजोल रिंग को क्रिएट करवाते हैं। तो यहां पर इमिडाजोल रिंग हमको क्रिएट करनी पड़ेगी, बिकॉज ये क्या है, हमारा मेट्रोनिडाजोल हमारा नाइट्रो इमिडाजोल डेरिवेटिव है। तो यहां पर मुझे एक इमिडाजोल रिंग सबसे पहले चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, इन तीनों स्ट्रक्चर से ग्लायोक्सल, अमोनिया और एसिटल्डिहाइड तीनों को कंबाइन कर इनका साइक्लाइजेशन कर क्या कर रहे हैं, एक इमिडाजोल, एक सब्स्टिट्यूटेड इमिडाजोल रिंग हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, जिस पर एक मिथाइल ग्रुप भी क्या है, अटैच्ड है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहां पर हम करने वाले हैं आपका नाइट्रिक एसिड या फिर H2SO4 से यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर इस स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रेशन करने वाले हैं। तो यहां पर नाइट्रेशन होगा इधर, यानी कि NO2 ग्रुप को अटैच करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे बाय आपका नाइट्रिक एसिड। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रो ग्रुप भी आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक साइड चेन यहां से चाहिए ताकि मेरा मेट्रोनिडाजोल का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2-क्लोरोइथेनॉल को क्या करेंगे, 2-क्लोरोइथेनॉल के साथ इसको ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहां से इस नाइट्रोजन पर हमारा क्या होगा, इस नाइट्रोजन पर हमारा ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, वो हमारा अटैच
हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा मेट्रोनिडाजोल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, वो फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी इजी सिंथेसिस है जिसको आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अगर आपको मेट्रोनिडाजोल का स्ट्रक्चर पता है तो आप इस सिंथेसिस को क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली लिख सकते हैं, बिकॉज आपको पता है आपको अल्टीमेटली क्या करना है, किस स्ट्रक्चर को फॉर्म करना है। तो यहां पर इस तरीके से लेबोरेटरी के स्केल के अंदर हमारा मेट्रोनिडाजोल को क्या किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है जो इन इमिडाजोल से अलग है, दैट इज डाइलॉक्सिनाइड। तो डाइलॉक्सिनाइड के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर डाइलॉक्सिनाइड क्या है, एक क्लोरीनेटेड नाइट्रो ग्रुप है जिसके अंदर क्या है, हमको फ्यूरोएट एस्टर देखने के लिए मिलता है जो कि एक नाइट्रोथायाजोल डेरिवेटिव है। तो यहां पर क्या है, ये नाइट्रोथायाजोल डेरिवेटिव है एक प्रकार का, जिसके अंदर हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर हमको एक क्लोरीनेटेड नाइट्रो ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है। तो नाइट्रो ग्रुप के अंदर हमारा क्लोरीनेशन यानी कि क्लोरीन देखने के लिए मिल रहे हैं और एक फ्यूरोएट एस्टर। तो ये हमारा फ्यूरोएट एस्टर भी यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो ड्रग की सोल्यूबिलिटी और एब्जॉर्प्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो फ्यूरोएट ग्रुप हमने यहाँ से अटैच किया गया है डाइलॉक्सिनाइड के अंदर। यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इनकी एंटी अमीबिक एक्टिविटी होती है, अमीबा पर डाइलॉक्सिनाइड ज्यादा काम करता है। तो डाइलॉक्सिनाइड क्या है, प्राइमरीली इंटेस्टाइनल अमीबाइसिस को ट्रीट करने के लिए यूज करा जाता है, जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होती है। तो यहां पर मेन मैकेनिज्म की बात करें तो ड्रग क्या है, अपने एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है बॉडी के अंदर, जो क्या करता है, विच वर्क्स बाय डिस्टरप्टिंग द प्रोटोजोअल सेल्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म। तो यहां पर एंटामीबा हिस्टोलिटिका के सेल के अंदर उसका एनर्जी मेटाबॉलिज्म को क्या करने वाला है, ये खराब करने वाला है, जिसकी वजह से एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इनहिबिशन ऑफ प्रोटोजोअल एंजाइम सिस्टम, तो यहां पर क्या करेगा, ये ड्रग इस प्रोटोजोआ के अंदर दैट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका के अंदर जाकर उसका प्रोटोजोअल एंजाइम सिस्टम को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, जो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर प्रोटोजोआ की प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और उसका सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जब भाई उसकी हमने प्रोटीन सिंथेसिस रोक दी, उसका सेलुलर कंपोनेंट जो है, स्ट्रक्चर जो है वो खराब कर दिया, तो अब क्या होगा, अल्टीमेटली प्रोटोजोआ की जो पैरासाइट है उसकी डेथ हो जाएगी। तो डाइलॉक्सिनाइड क्या है, हमारा सेलेक्टिवली टॉक्सिक रहता है प्रोटोजोआ के लिए, और ये सिर्फ क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोलाइटिक पाथवेज को ही अफेक्ट करता है, सिर्फ प्रोटोजोआ के अंदर, ह्यूमंस के अंदर ये क्या करता है, कोई नुकसान कॉज नहीं करता। तो इस वजह से डाइलॉक्सिनाइड क्या है, हमारा सेलेक्टिवली टॉक्सिक रहता है फॉर एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका के लिए क्या कर रहा है, ये सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी हमारा शो कर रहा है। यूजेस की बात करें अगर डाइलॉक्सिनाइड की, तो डाइलॉक्सिनाइड हमारा जनरली अमीबाइसिस के अंदर यूज किया जाता है, जो कि इंटेस्टाइनल अमीबाइसिस, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है जो कि हमारा एंटामीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा कॉज होता है। तो उसको प्राइमरीली हम लोग डाइलॉक्सिनाइड से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड एज एन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर ट्रीटमेंट, तो इसको एसिम्प्टोमेटिक कैरियर ट्रीटमेंट भी बोला जाता है आफ्टर द एक्यूट इन्फेक्शन। तो एक्यूट इन्फेक्शन यानी कि अमीबाइसिस के इन्फेक्शन के बाद डाइलॉक्सिनाइड को यूज किया जाता है, जिससे कि कोई भी रिमेनिंग प्रोटोजोआ, अगर प्रोटोजोआ बच गया इंटेस्टाइन के अंदर तो उसको किल कर दे, ताकि इन्फेक्शन जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, इरेडिकेट हो जाए। लीवर एब्सेस के अंदर भी क्या है, इसको एडजंक्ट की तरह यानी कि किसी ड्रग थेरेपी को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, एडजंक्ट की तरह वहां पर यूज किया जा सकता है डाइलॉक्सिनाइड को अमीबिक लीवर एब्सेस के अंदर, जिसको कुछ अदर कंपोनेंट जैसे कि मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल ड्रग के साथ डाइलॉक्सिनाइड को दिया जा सकता है फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन या फिर इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। तो यहां पर ये एडजुवेंट की तरह क्या करता है, हमारा डाइलॉक्सिनाइड वर्क करता है। नेक्स्ट ड्रग हमारी आती है आयोडोकिनोल। तो आयोडोकिनोल क्या है, एक आयोडीन कंटेनिंग हमारी हाइड्रोक्सीक्विनोलिन डेरिवेटिव है। तो हमारी आयोडीन कंटेनिंग हाइड्रोक्सीक्विनोलिन डेरिवेटिव हमारी रहती है आयोडोकिनोल, जिसके स्ट्रक्चर के अंदर हमको क्या देखने के लिए मिल रही है, एक क्विनोलिन रिंग देखने के लिए मिल रही है विद 3 आयोडीन एटम्स। तो यहाँ पर क्या है, हमको आयोडीन एटम्स जो है 2 या 3 आयोडीन एटम्स के साथ क्या देखने के लिए मिल रहा है, इस ड्रग का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है अटैच टू द एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग से क्या है, ये आयोडीन के स्ट्रक्चर हमारे अटैच रहते हैं, जो क्या कर रहे हैं, ड्रग की लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज करते हैं और प्रोटोजोअल सेल्स को अच्छे से टारगेट करने के लिए यूज किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आयोडोकिनोल जो है प्राइमरीली इंटेस्टाइन के अंदर होने वाला अमीबाइसिस को ट्रीट करने के लिए यूज करा जाता है। जस्ट लाइक डाइलॉक्सिनाइड, आयोडोकिनोल भी हमारा क्या करेगा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर
आयोडोक्विनोल क्या करता है, बिलीव टू इंटरफेयर विद द प्रोटोजोअल डीएनए सिंथेसिस। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के अंदर जो डीएनए सिंथेसिस है उसको रोकने का काम करेगा हमारा आयोडोक्विनोल। ये क्या करता है, उसके डीएनए से बाइंड होकर क्या करता है, प्रोटोजोआ के डीएनए से बाइंड होकर उसकी डिवीजन यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन और उसके फंक्शन को ऑल्टर करेगा। इसके अलावा ये मेटल आयंस के चिलेशन का काम भी करता है, यानी कि हमारा जो हाइड्रोक्सीक्विनोलिन स्ट्रक्चर इसके अंदर है वो क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है आयोडोक्विनोल को टू चिलेट मेटल आयंस इन द प्रोटोजोअल सेल। तो प्रोटोजोअल सेल के अंदर जितने भी मेटल आयन मौजूद है वहां पर क्या कर रहा है, उनसे कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प कर रहा है इसका हाइड्रोक्सीक्विनोलिन स्ट्रक्चर, जो क्या करेगा, एसेंशियल एंजाइम्स और सेलुलर प्रोसेसेस को रोकने में हेल्प करेगा। तो यहां पर कुछ एंजाइम्स के अंदर मेटल आयंस पाए जाते हैं, तो उन मेटल आयंस को क्या करेगा, उन मेटल आयंस की मदद से उन सारे एंजाइम्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और उन कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या होगा, वो एंजाइम काम ही नहीं कर पाएंगे, और वो जरूरी एंजाइम्स थे जो कि डीएनए और इसके जो भी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है उसके फॉर्मेशन के लिए जरूरी थे। तो जब उन सारे एंजाइम्स को इसने क्या कर दिया, चिलेट कर दिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया उनके मेटल आयंस के साथ, तो क्या होगा, अब वो जो एसेंशियल एंजाइम्स है वो काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया का जो जो प्रोटोजोआ है उसका क्या होगा, उसकी जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस, वो सब क्या हो जाएंगी, वो सब रुक जाएंगी। तो यहाँ पर एंटी पैरासिटिक एक्शन देखने के लिए मिलता है हमारा इस ड्रग के साथ, आयोडोक्विनोल के साथ। तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म और दूसरी एसेंशियल सेलुलर फंक्शंस को रोकने के बाद क्या करता है, आयोडोक्विनोल डेथ कर देता है किसकी, पैरासाइट की। तो यहाँ पर लोकल एक्शन भी देखने के लिए मिलता है इसका इंटेस्टाइन्स के अंदर। तो आयोडोक्विनोल क्या करता है, वर्क करता है लोकली इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, तो इंटेस्टाइन के अंदर लोकली काम करता है और क्या करता है, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन मिनिमल इसका देखने के लिए मिलता है। तो इंटेस्टाइन के अंदर जाकर वहीं पर वर्क करता है, ये ब्लड के अंदर इसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन कम देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारा क्या है, ये काफी एडवांटेजियस चीज है कि भाई इसको जहां इंटेस्टाइन के अंदर काम करना है ये वहीं काम कर रहा है, पूरे ब्लड के अंदर आकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा। तो इसकी टॉक्सिसिटी भी क्या होगी, इसकी टॉक्सिसिटी हमको क्या होगी, कम देखने के लिए मिलेगी इसी वजह से। नेक्स्ट हमारा ड्रग आता है दैट इज पेंटामिडीन आइसीथायोनेट। तो पेंटामिडीन आइसीथायोनेट की बात करें तो पेंटामिडीन आइसीथायोनेट क्या है, हमारा डाईएमिडीन कंपाउंड है। तो यहां पर क्या है, इट इज अ डाईएमिडीन कंपाउंड। इसके अंदर क्या है, हमको दो एमिडीन ग्रुप्स देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो एमिडीन ग्रुप इस कार्बन से जुड़े हुए हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये जो ड्रग है ये हमारी वाटर सोल्यूबल रहती है क्योंकि इसका आइसीथायोनेट सॉल्ट जो है हम फॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पर आइसीथायोनेट सॉल्ट को इसके साथ कंबाइन कर हम क्या कर रहे हैं, इस ड्रग को वाटर सोल्यूबल बनाते हैं। ये सब हमने पढ़ रखा है कि भाई ड्रग का सॉल्ट फॉर्मेशन उसकी वाटर सोल्यूबिलिटी को, एक्वस सोल्यूबिलिटी को एनहांस करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर हमारा एरोमेटिक रिंग्स जो इसके अंदर पाई जा रही हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये क्या है, एमिडीन ग्रुप्स के साथ लिंक्ड रहती हैं, जो क्या कर रही हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं प्रोटोजोअल डीएनए के साथ बाइंड करने के लिए। तो यहां पर भी अब समझ आ रहा है कि ये ड्रग भी क्या करेगी, प्रोटोजोआ के डीएनए को क्या करने वाली है, नुकसान पहुंचाने वाली है दूसरे ड्रग्स की तरह। तो यहां पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं पेंटामिडीन आइसीथायोनेट के, तो पेंटामिडीन क्या करती है, प्रोटोजोआ के डीएनए के साथ बाइंड कर क्या करेगी, उसके प्रॉपर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगी, रोक देगी, डीएनए के डिवीजन को क्या कर देगी, रोक देगी उससे बाइंड होकर, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल डिवीजन और पैरासाइट का 1 से 2 में डिवाइड होना, रेप्लिकेट होना क्या होगा, रुक जाएगा। पैरासाइट क्या होगा, पैरासाइट की ग्रोथ बिल्कुल से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन भी करता है। इसके अलावा ये ड्रग क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को बेकार करेगा, डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, वो रुक जाएगा, और विदाउट एनर्जी ये प्रोटोजोआ सर्वाइव नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली क्या होगी, इसकी डेथ, इसकी सेल डेथ कॉज हो जाएगी। इसके अलावा पॉलीअमीन मेटाबॉलिज्म का भी इनहिबिशन यहां पर देखने के लिए मिलता है। पेंटामिडीन क्या करता है, अफेक्ट करता है पॉलीअमीन सिंथेसिस को, जैसे कि हमारा प्यूट्रेसिन। तो प्यूट्रेसिन जैसे पॉलीअमीन की सिंथेसिस को रोकता है, जो क्या करेगा, प्रोटोजोअल की ग्रोथ को रोकेगा और उसके सर्वाइवल को बेकार कर देगा। प्रोटोजोआ सर्वाइव नहीं कर पाएगा और बिल्कुल डेथ उसकी हो जाएगी। तो यहां पर ये जो ड्रग है सेलेक्टिवली क्या करती है, प्रोटोजोआ को टारगेट करती है, क्योंकि सेलुलर स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक पाथवेज पैरासाइट और ह्यूमंस के दोनों के अलग अलग है। तो ये सिर्फ क्या करती है, प्रोटोजोआ के अंदर जो हमारे पाथवेज है उसको क्या करती है, उसको अफेक्ट करती है। प्रोटोजोआ के ही माइटोकॉन्ड्रिया को अफेक्ट करेगी, प्रोटोजोआ के ही डीएनए को अफेक्ट करेगी,
ह्यूमंस पर इसका कोई इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता। तो इट ऑल्सो हैज सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर प्रोटोजोआ। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हमारा जो पेंटामिडिन आइसोथायोनेट है वो वर्क कर रहा है अपना एंटी प्रोटोजोअल एक्शन दिखाने के लिए। यूजेस की बात करें तो यहाँ पर ये लीशमैनियासिस के ट्रीटमेंट में यूज करी जा सकती है, विसरल लीशमैनियासिस या फिर क्यूटेनियस लीशमैनियासिस, दोनों के अंदर, जिसको हम लोग विसरल लीशमैनियासिस को काला आजार भी बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट के अंदर पेंटामिडिन आइसोथायोनेट को क्या है यूज किया जा सकता है। इसके अलावा ये स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपेनोसोमियासिस में भी यूज करी जा सकती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो यहाँ पर अर्ली स्टेजेस, डिजीज के अर्ली स्टेजेस के अंदर क्या है, इसको बिल्कुल हम लोग ट्रीट कर सकते हैं जब हमारा जो प्रोटोजोआ है वो ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर रहता है, तो वहां पर किल किया जा सकता है पेंटामिडिन आइसोथायोनेट की हेल्प से। इसके अलावा हमारा न्यूमोसिस्टिस, जीरोवीकी और निमोनिया को भी क्या है हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो पेंटामिडिन आइसोथायोनेट क्या है हमारा यूज कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में, किस कंडीशन के अंदर, न्यूमोसिस्टिस, जीरोविसी, न्यूमोनिया के अंदर, पीसीपी के अंदर। तो पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स के अंदर इसको यूज करा जाता है जो कि एचआईवी या फिर एड्स से ग्रसित हैं और जिसके अंदर क्या है न्यूअर ट्रीटमेंट जैसे कि ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल भी जो है कॉमनली यूज करे जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ हमारा क्या है, हम इस ड्रग को भी क्या कर सकते हैं, पेंटामिडिन को यूज कर सकते हैं इन कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है दैट इज अटोवाकोन, जो कि हमारी किसकी कैटेगरी के अंदर आती है, एंटी मलेरियल्स की कैटेगरी के अंदर आती है। तो अटोवाकोन हमारी नेफ्थाकिनोन डेरिवेटिव है, बिकॉज इसके अंदर हमको नेफ्थाकिनोन रिंग देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर इट इज अ नेफ्थाकिनोन डेरिवेटिव। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर हमको एक किनोन रिंग देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर हमको क्लोरीन एटम भी देखने के लिए मिल रहा है और एक ईथर ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है जो क्या है अटैच कर रहा है एरोमेटिक रिंग को। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, ड्रग की लिपोफिलिसिटी क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है नॉन पोलर नेचर को नेफ्थोकिनोन रिंग के, जिसकी वजह से क्या है ये प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर क्या है इजिली उनकी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सकती है इतनी ज्यादा लिपोफिलिसिटी होने की वजह से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पर एटोवाकोन मेनली मलेरिया और टोक्सोप्लाज्मोसिस जैसी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है जो कि प्रोटोजोआ के वजह से क्या हो रही है। तो मेनली हमारा एटोवाकोन क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिशन को करता है प्रोटोजोआ के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पर एटोवाकोन सेलेक्टिवली इनहिबिट करता है साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स को माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, किसके, प्रोटोजोआ के, ह्यूमंस के नहीं, पर्टिकुलरली किसके अंदर, प्लाज्मोडियम स्पेशीज के अंदर जो कि मलेरियल पैरासाइट्स हैं, और टोक्सोप्लाज्मा गोंडी के अंदर जो क्या करता है टोक्सोप्लाज्मोसिस कॉज करता है। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है, इस साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करने की वजह से क्या होगा, एटोवाकोन क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एसेंशियल एनर्जी प्रोडक्शन क्या होगा, वो रुक जाएगा प्रोटोजोआ के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी डिप्लीशन, एनर्जी की भारी कमी हो जाएगी प्रोटोजोअल सेल के अंदर, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पैरासाइट की क्या होगी, सेल डेथ देखने के लिए मिल जाती है। यहां पर भी हमारा एटोवाकोन जो है सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, ये सिर्फ प्रोटोजोअल माइटोकॉन्ड्रिया पर काम करता है, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया पर क्या करता है, ये कोई एक्शन शो नहीं करता। सो इट ऑल्सो हैज सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर प्रोटोजोअल माइटोकॉन्ड्रिया। यूजेस की बात करें तो एटोवाकोन मेनली मलेरिया के अंदर हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में यूज करा जा सकता है अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के अंदर। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया मतलब वो मलेरिया जो भी सीवियर नहीं है, इनिशियल स्टेजेस है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन थेरेपी में यूज कर सकते हैं, स्पेशली प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के केस के अंदर, इंक्लूडिंग क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स। तो जिसको क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस हो चुका है जिन स्ट्रेन्स के अंदर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की, वहां पर हम लोग ऑल्टरनेटिवली हमारा एटोवाकोन को यूज कर सकते हैं। इसको दूसरे एंटी मलेरियल जैसे कि प्रोग्वानिल के साथ भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है एटोवाकोन प्रोग्वानिल कॉम्बिनेशन थेरेपी के अंदर, जो कि ड्रग हमारा मेलारॉन के नाम से भी फेमस है, जिसके अंदर हमारा प्रोग्वानिल और एटोवाकोन का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा टोक्सोप्लाज्मोसिस को ट्रीट करने के लिए भी यूज करा जाता है, स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के अंदर, यानी कि वो पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी ठीक से काम नहीं कर रही, उन पेशेंट के अंदर भी उनकी ट्रीटमेंट में वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं टोक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर। इम्यूनिटी जनरली HIV और एड्स के पेशेंट में कम रहती है। न्यूमोसिस्टिस, जीरोविसी, निमोनिया, PCP के अंदर भी इसको यूज करा जा सकता है। ओकेजनली कॉम्बिनेशन के साथ विद अदर ड्रग्स के साथ क्या है, इसको यूज किया जा रहा है
न्यूमोसिस्टिस जिरोविसी न्यूमोनिया को ट्रीट करने के लिए, पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स के अंदर जिनको एचआईवी और एड्स भी है, थ्रू ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल। तो ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल कॉम्बिनेशन के साथ क्या है, इसको भी हमारा एटोवाकोन को यूज करा जा रहा है उन पेशेंट्स के अंदर जिनको क्या है, एचआईवी एड्स है और साथ ही साथ न्यूमोसिस्टिस जिरोविसी न्यूमोनिया कॉज हो गया है। इसके बाद हमारा ड्रग आता है एफ्लोरनिथिन। एफ्लोरनिथिन ड्रग की अगर मैं यहां पर बात करूं तो एफ्लोरनिथिन क्या है, एफ्लोरनिथिन हमारा एक सिंथेटिक अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। एफ्लोरनिथिन क्या है, हमारा एक सिंथेटिक अमीनो एसिड डेरिवेटिव है और हमारा स्ट्रक्चरल एनालॉग है किसका, ऑर्निथिन का। तो ये हमारा ऑर्निथिन का ही स्ट्रक्चरल एनालॉग है। इसके अंदर क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर प्राइमरी हमारा प्राइमरी अमीन ग्रुप हमको देखने के लिए मिलता है जो अटैच होता है किसके साथ, पायरोलिडिन रिंग एंड अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो पायरोलिडिन स्ट्रक्चर के साथ क्या है, इसको अटैच हमको देखने के लिए मिलता है। ड्रग क्या है, वर्क करता है इनहिबिटिंग द ऑर्निथिन डीकार्बोक्सिलेज। तो ऑर्निथिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को ब्लॉक कर यहाँ पर क्या है, हमारा काम करता है, जो कि हमारा पॉलीअमीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है एंजाइम। इसकी वजह से क्या होगा, पॉलीअमीन नहीं बनेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, सेल ग्रोथ नहीं हो पाएगी और हमारा जो प्रोटोजोआ है उसकी सेल डेथ हो जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर यहां पर हम बात करें तो यहां पर हमारा एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी यहां पर एफ्लोरनिथिन की देखने के लिए मिलती है। एफ्लोरनिथिन जो है प्राइमरीली यूज करा जा रहा है अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस के लिए, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस के लिए, जो किसकी वजह से होती है, ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस की वजह से होती है। मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर जो एफ्लोरनिथिन है वो क्या करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है ऑर्निथिन जैसा। तो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऑर्निथिन जैसा ही है तो ये क्या करता है, ऑर्निथिन की जगह पर खुद बाइंड हो जाता है किसके साथ, ऑर्निथिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के साथ। जो क्या कर रहा है, ये ऑर्निथिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या कर रहा है, ऑर्निथिन को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, प्यूट्रेसिन के अंदर। तो ऑर्निथिन को प्यूट्रेसिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है कौन, ऑर्निथिन डीकार्बोक्सिलेज। अब ये प्यूट्रेसिन क्या है, ये एक की पॉलीअमीन है जो कि इस प्रोटोजोआ की सेल ग्रोथ और डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसकी वजह से क्या होगा, जब ऑर्निथिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम नहीं करेगा तो प्यूट्रेसिन भी नहीं बनेगा। इसकी वजह से क्या होगा, ऑर्निथिन डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर ब्लॉक हो जाएगा पॉलीअमीन का सिंथेसिस, पर्टिकुलरली प्यूट्रेसिन का सिंथेसिस। अब ये प्यूट्रेसिन तो बहुत जरूरी था सेल डिवीजन के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए और ओवरऑल सेल प्रोलिफरेशन के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, अब इसके बिना प्रोटोजोआ की सेल की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है। यहाँ पर ये ड्रग भी सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी दिखाता है हमारा एफ्लोरनिथिन। ये सिर्फ प्रोटोजोआ के सेल्स पर ही क्या करता है, काम करता है और हमारे जो हेल्दी ह्यूमन सेल्स हैं वहां पर इसका कोई एक्शन नहीं आता है। यूजेस की बात करूं अगर मैं हमारा एफ्लोरनिथिन के, तो एफ्लोरनिथिन जो है हमारा अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस यानी कि स्लीपिंग सिकनेस को ट्रीट करने के लिए यूज करा जा रहा है। इसके अलावा ये मेलारसोप्रोल ड्रग का भी अल्टरनेटिव की तरह यूज करा जा रहा है। ये हमारा एफ्लोरनिथिन क्या है, एक अल्टरनेटिव है मेलासप्रोसोल का, जो क्या है हमारा सीवियर साइड इफेक्ट शो करता है। तो एफ्लोरनिथिन क्या है, बेटर सेफ्टी प्रोफाइल शो करता है और कॉम्बिनेशन में यूज करा जा सकता है किसके साथ, निफोरटिमॉक्स के साथ क्या है, इसको यूज करा सकता है कॉम्बिनेशन के साथ, तो लेट स्टेज स्लीपिंग सिकनेस को ट्रीट करने के लिए। कॉस्मेटिक यूज भी है इसका। एफ्लोरनिथिन जो है टॉपिकली स्किन पर क्या है, ब्रांड नेम वेनिका के नाम से यूज किया जाता है टू रिड्यूस अनवांटेड फेशियल हेयर। तो फेस पर अनवांटेड हेयर्स को रोकने के लिए यहाँ पर क्या है, फ्लोरनिथिन को कॉस्मेटिकली भी विमेंस के द्वारा यूज किया जाता है। ये हमारा हेयर ग्रोथ को इनहिबिट करता है बाय ब्लॉकिंग ऑर्निथिन डीकार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर भी हेयर फॉलिकल्स के अंदर भी ऑर्निथिन डीकार्बोक्सिलेज पाया जाता है, तो उनको ब्लॉक कर अनवांटेड फेशियल हेयर्स को ग्रोथ होने से रोकने के लिए एफ्लोरनिथिन जो है वो हमारा मेनली यूज करा जा रहा है टॉपिकली हेयर ग्रोथ को रोकने के लिए हमारा कॉस्मेटिक एप्लीकेशन के अंदर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने आपका जो आपके एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स थे उसको डिस्कस किया है। इसी तरह की और वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए फार्मेसी इंडिया प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाने से पहले अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है मैट कैम्प 3rd की, तो फार्मेसी इंडिया प्लस पर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, जहां से जाकर आप इन वीडियोस को क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। अगर आप हमारे पीडीएफ नोट्स और एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल्स को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसको ज्वाइन करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नीचे आपको मिल जाएंगे, जहां से डायरेक्टली क्लिक कर आप इन ग्रुप से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद फार्मेसी इंडिया प्लस।